वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज तपस में आपका स्वागत है। टुडे इज 7th ऑफ सितंबर 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू का न्यूज पेपर। सो लेट अस स्टार्ट। सो आज का पहला न्यूज क्या है? सो देखते हैं। फर्स्ट न्यूज, मणिपुर रिपीटेड न्यूज है ये, आप सबको पता होगा। मैती वर्सेस कुकी, मणिपुर क्राइसिस। इस पे करीब 8 से 10 दिन तक लगातार मैंने इसको कवर किया है। सो आप उसको देख लो। अभी करेंट डेवलपमेंट, मेरा काम यह है कि आपको न्यूज में रखना। तो आप ये समझो कि अभी का करंट डेवलपमेंट क्या है ये बता दो मुझे, तो मैं ये बता देता हूं कि आज पेपर में इतने दिनों के बाद भी क्यों न्यूज में है ये, आज इसको हेडलाइन में जगह क्यों मिली, तो मैं वो बताता हूं। तो कुछ एक ऐसा समझो कि एक बफर जोन क्रिएट करने की कोशिश किया आर्मी ने। अब यहां मैथीज वाले जो हैं वो इसको पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये थोड़ा इधर हो जाए, हिल्स की ओर शिफ्ट हो जाए। कुल मिला के मैथीज लोग, आप सबको पता है कि ये मोस्टली प्लेन में रहते हैं और जो कुकीज है वो मोस्टली हिल्स में रहते हैं। सारे डिफरेंसेज मैंने आपको बता रखे हैं, फिर भी बता दिए एक बार। तो वो चाह रहे हैं कि ये धीरे धीरे शिफ्ट होके ये थोड़ा सा इधर आ जाए, बफर जो है, जोन जो है, और वो हिल्स की ओर उसको धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में ऑल्टरकेशन हो गए दोनों में, थोड़ा सा जो है आर्मी और उसके बीच में, आर्मी वर्सेस प्रोटेस्टर्स के बीच में हल्की सी वो हो गई और उसमें कुछ लोग जो हैं वो घायल हो गए। आर्मी की तरफ से भी 3 लोग घायल हैं और 40 जो है इंजर्ड हैं। तो एक टाइप का जो आर्मी बैरिकेड है उसको प्रोटेस्टर ने थोड़ा सा मूव करने की कोशिश की, उसको लेके झड़प है थोड़ा सा। तो आप उसको समझ लो। तो ये न्यूज में था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है एडिटर गिल्ड के जर्नलिस्ट जो थे उनको। उनके ऊपर क्या था कि इन्होंने कुछ मणिपुर से रिलेटेड न्यूज चला दिया था और उसमें कुछ जो भी है एक्स्ट्रा इन्होंने बोल दिया जो भी है, या फिर बायस न्यूज दिखा दिया। तो उसको लेके जो है कोर्ट में केस हो गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जर्नलिस्ट को रिलीफ दे दिया है। अब इसमें थोड़ा सा इसमें किया जा सकता है डिबेट, लेकिन मैं चाहता नहीं था कि इसमें कुछ हो, इस टाइप की बातें करूं कि जब भी आप न्यूज दिखाते हैं तो आपको इम्पार्शियल होना पड़ता है उस फैक्ट के साथ। आप तभी उस न्यूज को दिखाएं जब उसके पास आपका एक पुख्ता साक्ष्य एविडेंस हो। तो और या फिर उस न्यूज को, जो न्यूज का इंटरप्रिटेशन है, जो न्यूज की जो अपनी सेंटिटी है कि वो न्यूज किस तरीके से दिखाना है। कुछ न्यूज ऐसे होते हैं, सेंसेशन होते हैं, जिसमें जो सेंसेशनल होते हैं, सॉरी, वो उसमें क्या होता है कि आप उस न्यूज को उस तरीके से नहीं दिखा सकते हैं। आपको न्यूज दिखाना है, आपका आपका राइट है, आप दिखाएं, आपको कोई रोका नहीं है। लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट कहती है कि आप उसको उस तरीके से नहीं, जैसे बहुत सारे रेप, जैसे रेप केसेस हैं, आप रेप केसेस में फेस नहीं दिखा सकते। सो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो न्यूज को रिलेटेड ऐसी चीजें समझो कि उन्होंने दिखाया, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि आप बायस थे। आप वो किसके खिलाफ बायस थे? आप गवर्नमेंट के खिलाफ थे, या फिर वो सच्चा फैक्ट दिखा दिया, या फिर वो एक टाइप का डिस्कशन है जो किया जाएगा। और उसके ऊपर ऑफ कोर्स कोई चीज अगर कोर्ट में सब्जुडाइज होती है, आप समझ रहे हो, कोर्ट में अगर कोई चीज सब्जुडाइज हो तो उस पर कमेंट ज्यादा ना करो तो बेहतर है, और एज ए एडवोकेट तो उस पर कमेंट नहीं करें तो ही बेहतर है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि उसको एनालिसिस करने के बेस पे मैं बता दे रहा हूं कि उन्होंने ये बोला कि बायस थे, ये जो जर्नलिस्ट थे वो बायस थे। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने उनको रिलीफ दिया है कि रिपोर्टिंग करना उनका राइट्स है। तो इस तरीके से आप उसको रोक नहीं सकते।
अब उसकी चेकिंग होगी, वो कोर्ट को लेट द कोर्ट डिसाइड, देन वी विल कमेंट. सो बिफोर analysis, before analyzing the fact and circumstances or evidence, we cannot in generally say that कि चलो उनको जो भी है उनको एक तरीके से सजा सुना दो. ऐसा नहीं होता है भाई. तो आप बायस न्यूज अगर दिखाया भी है तो प्रूफ करो. आप कोर्ट के प्रीमाइस के अंदर में आप प्रूफ करना पड़ेगा आपको. तो इसीलिए उनको रिलीफ मिली है. सो ये सेकेंड न्यूज था. थर्ड, यस, अब ये न्यूज कितना इंपॉर्टेंट है आपको ये समझने की. जो एशियान जो है एक की पिलर ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी है. तो आप ये चीज आपने सुना होगा कि लुक ईस्ट पॉलिसी. अगर नहीं सुना है तो पढ़ो इसको, जरूरत है आपको. वर्सेस एक्ट ईस्ट पॉलिसी. एक पॉलिसी कहता है कि हमें ईस्ट की ओर देखना है, सोचना है उसके बारे में, और दूसरा कहता है कि हमें सोचना नहीं है भाई, सोचने का समय तो गया, अब हमें ईस्ट को लेके चलना है, उसको एक्ट, उसके ऊपर एक्ट करना है. ईस्ट मतलब साउथ ईस्ट की बात कर रहे हैं, जो कंट्रीज हैं, एशियान कंट्री की बात कर रहे हैं, या ईएएस की बात कर रहे हैं. ईस्ट एशिया समिट जो होता है उसमें जो भी कंट्रीज हैं 10+8 है, उसकी बात हो रही है. तो एशियान क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और फिर एशियान कब आया, और एशियान की क्या जरूरत है, कौन कौन उसके मेंबर्स हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो हम एशियान पढ़ेंगे. और ये ऑफ कोर्स ये एक इंटरेस्टिंग है. देखो न्यूज़पेपर को कभी भी ना आप इसको इतने उस तरीके से मत पढ़ो, आप उसके पीछे जो चीजें हैं वो समझ जाए. अब एशियान G20 की, ये देखो G20 का समिट दिल्ली में होना है, पर प्राइम मिनिस्टर वहां जा रहे हैं 1-2 दिन पहले. एशियान समिट ऐसे बताता हूं मैं तुम्हें, थोड़ा सा और डीप में समझो. सो एशियान, G20, ब्रिक्स सब रिलेटेड है. अब कैसे वो देखो. सो इस तरीके से कि एशियान की समिट जो है वो कहां पे होगी, इंडोनेशिया में, और मोस्टली हो गई है कंप्लीटेड. ये कहां होने वाला है, इंडिया, स्पेसिफिकली कहां, न्यू दिल्ली. और ब्रिक्स साउथ अफ्रीका में हुआ है. जोहान्सबर्ग. ओके. सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये हम होस्ट कंट्री है, इंडिया इज होस्ट कंट्री फॉर G20 समिट जो है. सो हमें पूरा अरेंजमेंट करना है, सब कुछ करना है, लेकिन साथ में एशियन जाके यहां पे प्राइम मिनिस्टर यहां जाके समिट अटेंड कर लिए. ब्रिक्स भी चले गए इस बीच में, ब्रिक्स भी समिट कर लिए, अटेंड कर लिए. ब्रिक्स के समिट में चाइना, जिनपिंग प्रेजेंट रहे, पर एशियान में नहीं आए और G20 में भी नहीं आए. कुछ दिन पहले चाइना अपना मैप जो था, मिनरल्स डिपार्टमेंट जो है चाइना के, मिनरल्स ट्रेस करते रहो न्यूज, नहीं तो अब तुम्हारे हाथ से गुजर जाएगा ये न्यूज. मिनरल्स मैप, जो मिनरल्स का जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक मैप निकाला जिसमें अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे हिस्से जो हैं चाइना ने उसको अपना पार्ट माना. याद आ रहा है कुछ, चाइना ने उसको अपना पार्ट माना, बोला अरुणाचल तो हमारा पार्ट है. इंडिया ने उसको ऑब्जेक्ट किया. कहा ये फिजूल की बातें हैं. तो क्या चीजें वहां से खराब हुई क्या, कि ब्रिक्स की सबमिट करने के लिए आप अटेंड करते हो चाइना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. तो चाइनीज के
चाइनीज जो है वहां पे आप प्रेजेंट होते हो, लेकिन आप G20 के समिट को यहां पे आप बोलते हो कि मैं एब्सेंस रहूंगा, उनकी जगह पे फॉरेन मिनिस्टर वहां के आएंगे। और केवल यही नहीं है कि तुमने अरुणाचल प्रदेश को बोला कि हमारा पार्ट है, साउथ चाइना सी, सो साउथ चाइना सी में भी तुमने बहुत सारे कंट्री हैं, जैसे फिलीपींस है, वियतनाम है, ये सब कंट्री के जो टेरिटरीज हैं, इनके जो सीज हैं, उसको भी उन्होंने अपने मैप में ले आया, मिनरल्स वाले मैप्स में, इसमें। सो इंडिया के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था। क्या अपॉर्चुनिटी थी? कि आप इन कंट्री के पास जाएं, इनसे बात करें, टॉक करें, डिस्कशन करें, और एक कंसेंसस क्रिएट करें, एक डिप्लोमेसी क्रिएट करें अगेंस्ट द चाइना, क्योंकि इसी में इंडोनेशिया भी एक मेंबर है, फिलीपींस भी एक मेंबर है। तो आप यहां पहुंचना जरूरी था। दैट इज द रीजन कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज विजिटेड इंडोनेशिया। इवन एट दी, आप ये समझो कि हमें इतनी सारी अरेंजमेंट के बाद भी वहां पहुंचना कितना टफ काम था। सो हम वहां पे प्रेजेंट हुए इन पर्सनल, वहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वहां पे विजिट किए और एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश किया है। और इसमें से कई ऐसे मेंबर हैं एशियान्स में से जो G20 के समिट को ऑलरेडी वहां के लिए निकल गए हैं कि वहां G20 के समिट में उनको भी आना है। सो ये है। फिर उसके बाद ये एक ऐसी G20 की एक ऐसा समिट है जहां पे यूक्रेन के ऊपर डिस्कशन होना तय है। आज के पेपर अगर रीड करोगे अच्छे से तो उसमें EU ने कहा है, आप सबको पता है ना कि 19 कंट्री हैं G20 में और एक EU है। तो EU की तरफ से ये अभी कहा गया है कि हम यूक्रेन के ऊपर डिस्कशन करना चाहते थे और करेंगे। अब देखते हैं 2-3 दिन के अंदर में क्या होता है, फिर वो समझाऊंगा मैं आपको। तो ये तो यूक्रेन के ऊपर में डिस्कशन, और ऐसे समय पे यूक्रेन के ऊपर जब भी डिस्कशन होता है तो चाइना अभी अनकंफर्टेबल है उस टॉक को लेके। सो वो उसी रीजन से भी वहां एब्सेंस, एक रीजन वो भी है कि एब्सेंस होने के उसके रीजन है कि G20 एब्सेंस है। सो एशियान इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप एशियान के में जो कुछ कंट्रीज हैं उनके साथ भी चाइना का जो है वो बाउंड्री डिस्प्यूट, सी डिस्प्यूट है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, मैंने आपको समझाया। और उसके बाद हमारे साथ तो अलग ही उनके संबंध है, हमारे रिलेशन तो एशियान के साथ अलग है, एशियान प्लस जो होता है। तो इसीलिए पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी वर्सेस राइट नाउ अभी क्या है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। नाउ वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द एशियन कंट्रीज। इन पास्ट वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द कि ईस्ट में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन ईस्ट, पर क्या हो रहा है और उसमें क्या पार्टिसिपेट हम कर सकते हैं, देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो केवल देखना और वहां पे उस सिचुएशन में जाके अपने आप को ढालना, अपना काम करना, उसके लिए कुछ सोचना, किसी किसी कंट्री के लिए कोई कदम उठाना, उसकी पॉलिसी के उसके साथ ट्रेड करना, उसको डिफेंस बेचना, उसको सर्विस देना, वो दो अलग चीजें हैं। अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसीलिए इसका नाम है। मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा तुम लोग को इसमें। सो एशियान, G20 और ब्रिक्स, सब रीजनल जो जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको अच्छे से समझो। जब तक इसके प्लेयर्स को नहीं समझोगे तब तक तुमको इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैंने ये समझा दिया। अब हम देखते हैं कि एशियान है क्या। सो स्टार्ट करते हैं। सो एशियान का फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और एशियन और एशियान जो है वॉज एस्टैब्लिश 8 अगस्त 1967। सो 1967 की बात है। बैंकॉक में, थाईलैंड है, थाईलैंड की राजधानी है, वहां पे एशियान का डिक्लेरेशन हुआ था।
जिसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी, अगर बैंकॉक डिक्लेरेशन पूछे तो आप समझ जाना कि एशियान से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। और उसमें 5 लोग पहले थे, 5 कंट्रीज थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। पहले 5 ही थे, अभी तो एशियान 10 है ना। बिगिनिंग में केवल 5 कंट्रीज थे इनिशियली। सो थाईलैंड डिक्लेरेशन था तो ये याद ही रह जाएगा तुमको। सिंगापुर बहुत ही डेवलप कंट्री, फिलीपींस के साथ चाइना का, इंडोनेशिया के साथ चाइना का डिस्प्यूट, और ये मलेशिया। दीज 5 कंट्री, इन्होंने, ये फाउंडिंग फादर है एशियान्स के। फिर बाद में ब्रुनेई 1984 में, फिर वियतनाम 1995 में, फिर लाओ और म्यांमार 1997 में, और लास्ट मेंबर जो है वो कंबोडिया है। सो न्यूएस्ट मेंबर अगर पूछे तो कंबोडिया जो होगा सबसे न्यूएस्ट, नया। सो एशियान में पूछे तो 10 कंट्रीज। समझ में आया तुम्हें कि 10 कंट्रीज हैं, और पहले क्या थे, इनिशियली 5 थे। एक ही फैक्ट को 5 बार बोलूंगा ताकि याद हो जाए, इसलिए नहीं कि बोलने की आदत है, इसलिए कि तुम समझ जाओ कि पहले 5 कंट्री थी इनिशियली, बाद में जाके 10 हुआ है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। और कंबोडिया जो है वो लास्ट मेंबर है एशियान का, 10वां कंट्री, 1999, अप्रोक्सीमेटली 23 या 24 साल पहले। अब ये कंट्रीज हैं, सबको लिख दिया हूं मैंने, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, लेओस। और ये अभी न्यूज में था, याद है तुम्हें क्यों? कि 2026 की समिट जो थी, 2026 की समिट जो होने वाली थी वो यहां होने वाली थी, लेकिन म्यांमार तो खुद ही क्राइसिस से गुजर रहा है। वहां पे तो खुद ही आर्मी जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के खुद ही वहां पे गवर्न कर रहा है। सो म्यांमार इज नॉट ए, राइट नाउ नॉट ए स्टेबल कंट्री, स्टेबलाइजेशन है नहीं, वहां पे क्राइसिस है। सो इन दैट टाइम इसको हटा दिया गया कि आप चेयर नहीं कर सकते हो, आप अपने पहले कंट्री को तो देखो। तो इसको हटाते हुए ये शिफ्ट हो गया फिलीपींस के पास। तो 2026 में जो होगा, 2026 वाला जो एशियान समिट होगा वो फिलीपींस में होगा। कितने सारे डेटा है तुमको दे दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। फिर एशियान समिट देखते हैं। एशियान समिट इज द हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। द हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एशियान मेंबर्स वहां पे आते हैं, सबके हेड ऑफ स्टेट आते हैं। एज फॉर रेगुलर प्रैक्टिस क्या होता है, एशियान समिट मीटिंग शैल बी हेल्ड ट्वाइस एनुअली एट द टाइम टू बी डिटरमाइंड बाय द चेयर। और उस समय ही चेयरमैन, वहां पे कौन चेयर करेगा वो डिसाइड होता है एक दूसरे कंट्री का कंसेंट लेने के बाद। फर्स्ट एशियान समिट जो हुआ था बाली में हुआ था, इंडोनेशिया में 1976 में, तो ये याद रखना। तो दिस इज ऑल अबाउट एशियान। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अगर इससे ज्यादा न्यूज में होगा तो डेफिनेटली वो पेपर से होके ही जाएगा, और पेपर में आएगा तो वो समझाऊंगा ही समझाऊंगा। अब यहां पे G20 समिट हो रहा है, दिल्ली है, तो ऑफ कोर्स LG वर्सेस कैबिनेट ऑफ दिल्ली जो भी होगा उसमें तो डिस्प्यूट चलेंगे। तो उसको लेके है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अच्छा, तो वी आर नॉट गोइंग टू द पॉलिटिकल न्यूज, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। फिर मेट्रो कितने बजे से खुली रहेगी, कितने बजे तक बंद रहेगी, नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ, डेलीटीज हो तो थोड़ा सा देख लो कब खुली रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का मेट्रो बंद रहेगा, बस ये याद रखो। फिर राजस्थान में इलेक्शन है, तो गहलोत साहब और पायलट साहब को कमिटी, कांग्रेस कमिटी में मेंबर में रखा गया है, 10 लोगों की कमिटी में। तो थोड़ी सी एक एक लाइन वाला पॉलिटिकल न्यूज मैं देता रहता हूँ। कोर्ट स्टार्ट हियरिंग, केजरीवाल का डिफेमेशन केस कोर्ट जो है वो स्टार्ट करेगी और कर चुकी है, तो वो देखेंगे। कभी आ जाने दो, उसका रिजल्ट आ जाने दो, क्या बोलते हैं। जैसे राहुल गांधी का डिफेमेशन केस में रिजल्ट आया तो पूरा का पूरा वीडियो बना दिया मैंने। तो उसमें अब ये इसरो वाले में क्या है, रैगिंग हुआ है कहीं पे, जादवपुर यूनिवर्सिटी में। तो वो रैगिंग से बचने के लिए इसरो के कुछ मेंबर जा रहे हैं वहां पे, चेक करेंगे कैसे रिमोट सेंसिंग का यूज किया जा सके। बड़ा अजीब सा न्यूज है, लेकिन है, वीडियो एनालिटिक्स के द्वारा, इमेज मैचिंग के द्वारा। तो ये है।
अब कावेरी रिवर का जो डिस्प्यूट है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, कर्नाटका ने तमिलनाडु को, केस सब याद है या भूल गए आप लोग? कर्नाटका वर्सेस तमिलनाडु। कर्नाटका ने पानी देने से मना कर दिया, तमिलनाडु कोर्ट चला गया, फिर कोर्ट में कुछ ऐसा चीज हुआ, डांट फटकार पड़ी होगी, तो कर्नाटका ने बोला मैं इतना इतना दिन इतना तारीख को इतना रिलीज करूंगा। अब वही चल रहा है। अब बोला है कि मैं 12 सितंबर के बाद वाटर ने रिलीज नहीं कर पाऊंगा। तो देखते हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट किस तरीके की काम करते हैं, फिर उस हिसाब से कुछ अगर कोर्ट में कुछ जाता है तो फिर डिस्कस करेंगे। जब ऐसा चीजें न्यूज में है, लगातार कावेरी न्यूज में आ गया, तो आप उसका ओरिजिन पॉइंट देखो ना कि वो कहां पे ओरिजिन होता है, उसके लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कौन है, राइट ट्रिब्यूटरीज कौन है, ठीक है, और उसमें कौन कौन से बड़े डैम हैं, कौन से फॉल वाटरफॉल है। ज्योग्राफी है ये एक ऐसा न्यूज है जहां पे आपको स्टैटिक डायनेमिक चीजें तुमको दिखेगी। डायनेमिक पेपर क्या होता है? डायनेमिक तुमको है और उसमें तुम स्टैटिक पकड़ लो, समझ रहे हो? तो स्टैटिक चीजें वहां से कवर कर लो स्टैंडर्ड बुक से, तो आप कावेरी वाटर डिस्प्यूट देख लेना एक बार। ट्रिब्यूनल विब्यूनल सबका रिजल्ट आ गया था, सबका जजमेंट आ गया था, उसके बाद ये डिस्प्यूट चल रहा है कावेरी को। जन्माष्टमी चल रही है, आप सबको बहुत सारी बधाई जन्माष्टमी की। तो आप फिर ये कुणबी सर्टिफिकेट फॉर मराठा, आप ये तो फिर अब ये शिंदे साहब कहते हैं, आप कल ही बताया था आपको कि जो मनोज जारंगे करके हैं एक बंदा है, वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ गया है, और जो कुणबी सर्टिफिकेट है वो उनको देना है। मराठा जो मराठवाड़ा रीजन के हैं उनकी बात हो रही है, तो उनको देना है, तो फिर वो एक कमिटी बैठा दी। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाला तुमको पता है ये सब चीजें। हाई कोर्ट में कुछ लोग ने केस किया था, तो हाई कोर्ट उसके फेवर में सुनाया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को स्ट्रक डाउन कर दिया कि नहीं भाई, इसको रिजर्वेशन देना सही नहीं है। उसके बाद जो है वो कमिटी, अभी शिंदे साहब ने कमिटी बैठाई थी मराठा को लेके कि मराठवाड़ा रीजन में जो मराठा रहते हैं उनको कुणबी सर्टिफिकेट दिया जा सकता है कि नहीं, ओबीसी सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, रिजर्वेशन दिया जा सकता है, एजुकेशन में और अपॉर्चुनिटी में, वर्क में दिया जा सकता है कि नहीं। तो उसके लिए कमिटी बैठी और कमिटी ने बोला कि जिनके पास निजाम एरा से जो कुछ होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा, क्योंकि मोस्टली जो मराठवाड़ा रीजन में थे वहां पे निजाम का शासन हुआ करता था, तो अगर उनके पास सर्टिफिकेट होगा तो उनको दे सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग है, देखेंगे कैसे करते हैं। द मराठवाड़ा रीजन वाज ए पार्ट ऑफ अर्स्टवाइल हैदराबाद किंगडम बिफोर इट बिकेम ए पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। यही समझाया हूं तुमको कि पहले जो मराठवाड़ा रीजन था वो हैदराबाद के निजाम के अंदर आता था। तो जिस किसी के पास रेवेन्यू ऑफिसर्स के या फिर कुछ निजाम के एरा के कोई भी डॉक्यूमेंट्स होगा, उसको वो कुणबी सर्टिफिकेट जो भी है वो मिल जाएगा। तो उसको लेके है। सो ये दिस इज ऑल अबाउट। और ये रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन आर्टिकल जो है वो 15 और 16 जब मैं पढ़ाऊंगा कंप्लीट पॉलिटी सीरीज में, तब उसको अच्छे से समझ लेना। अभी रिजर्वेशन की बात हो रही है महाराष्ट्र में, एक ही रीजन है मराठवाड़ा, वहां की। इंडिया भारत, ये बार बार मैं इंडिया दैट इज भारत समझा चुका हूं, तो उसको इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया दैट इज भारत आर्टिकल 1 में है, दोनों नाम है, बोथ नेम। और कम्युनिकेशन पर्पज से हमेशा हम इंडिया कहते थे, सो उसको ध्यान में रखना। तो इसीलिए इसको, ये न्यूज को मैं ले नहीं रहा हूं कि लगातार इसके ऊपर डिस्कशन हो। अगर और भी ज्यादा आएगा तब फिर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझाऊंगा आर्टिकल 1 का। आर्टिकल 1 पे ऑलरेडी वीडियो है, इसीलिए मैं नहीं समझा रहा हूं। प्लस
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या बोला था इसके बारे में, कि जब भी हम जितने भी अपने जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको लाने से पहले बहुत दिनों तक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम डिस्कशन हुआ है। कहां पे? असेंबलीज में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। और उसके बाद जाके कुछ लोगों को सुना गया, जैसे M1, M2, M3, बहुत सारे लोगों को सुना गया और उनके व्यूज लिए गए, उनके ओपिनियन को रखा गया, और देन जाके सिलेक्ट किया गया कि जो बेस्ट है उसको उठाया गया। और उसमें ये उठाया गया कि इंडिया जो है दैट इज भारत कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाए। तो अगर इतना बड़ा न्यूज बनेगा कि इंडिया क्या चेंज होकर भारत बनेगा, या फिर इंडिया दैट इज भारत, तो क्या इंडिया का जो एनालॉगस वर्ड है भारत, उसको इंटरचेंजेबल यूज किया जा सकता है? जैसे लीगल एक्सपर्ट अभिषेक मनु संघवी साहब ने भी बोला था कि इंटरचेंजेबल वर्ड है ये, कि इंडिया और भारत को तुम चेंज कर सकते हो, इनके वर्ड को चेंज किया जा सकता है। इंडिया वही है जो भारत है, भारत वही है जो इंडिया है। तो अगर वर्ड को चेंज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही आर्टिकल 1 में, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर मान लो कि किसी को हटाना हो ये चीज, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को रिपील करना, कॉन्स्टिट्यूशन के जो वो प्रोविजंस हैं आप उसको अमेंड करना पड़ेगा। ये मैं बार बार आपको बताता हूं। लेकिन फिर भी अगर ये लगातार न्यूज पे रहा, तो फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिबेट्स जो है उसको सुन लेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, रेदर देन कि हम पूरा दिन इंडिया दैट इज भारत करते रह जाए। और क्वेश्चन एक ही बनना है कि आर्टिकल 1 पे क्वेश्चन बनेगा प्री में, तो केवल उतना ध्यान रखो। मेंस का क्वेश्चन जब बनेगा तो मैं बता दूंगा कि इस सब चीजों का मेंस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, कि मेंस का क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, कि रेलिवेंसी पूछ सकता है कि क्या रेलिवेंसी, नाम चेंज करने से क्या सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इस टाइप का क्वेश्चन, एक एनालिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। वो इंडिया दैट इज भारत नहीं पूछेंगे, वो प्री में पूछ सकते हैं मैक्स टू मैक्स। सो दिस इज दैट। फिर देखो, फिर इंडिया दैट इज भारत तो नॉट रेलिवेंट, एक ही चीज को बार बार नहीं पढ़ना है। कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं बताऊंगा। अब ये देखो, फॉरेन एक्सपेंस ऑफ ब्लू विथ एयर सो क्लीन। अब ये पोल्यूशन के ऊपर है ओपिनियन, तो उसको पढ़ते हैं। अब आप सबको पता है कि यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गेटरेस जो है, वो क्या कहते हैं, जो भी इनका प्रोनाउंसिएशन है कर लेना अपने हिसाब से, एंटोनियो पढ़ देता हूं मैं। द अर्थ हैज इंटर्ड द एरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग। सो इट, इस बार का सबको पता है, हीट वेव्स, सो scorching heat waves, devastating floods, erratic weather pattern are a stark reminder for urgent need of address the triple planetary crisis of biodiversity loss। अगर तुमको ये तो कॉज है, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? जब भी तुम ऐसी चीजें पढ़ो तो इसमें ये देखो, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। हीट वेव क्यों हुआ, उसका रीजन फाइंड करो। फ्लड क्यों बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, उसको देखो। और कॉन्सिक्वेंसेज में क्या है, लॉसेज, लॉस होता है कुछ ना कुछ, बायोडाइवर्सिटी। तो ये ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस बता रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, क्लाइमेट चेंज आएगा और पॉल्यूशन बढ़ेगा। द वर्ल्ड इज नॉट जस्ट ग्रैपलिंग द क्लाइमेट चेंज बट ऑल्सो विद अनदर साइलेंट किलर दैट इज एयर पॉल्यूशन। अभी तुम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हो, एयर पॉल्यूशन की तो बात ही नहीं कर रहे हो। साइलेंट किलर है एयर पॉल्यूशन। अब ये बताएंगे कितने लोग को फेफड़े की बीमारी, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज और डिफरेंट डिफरेंट चीजें, और फिर ये आंकड़े देंगे। जैसे मैं बता रहा था, पॉल्यूशन, सो पॉल्यूशन देखो,
सो पॉल्यूशन से क्या, लंग कैंसर पहला, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी एलिमेंट, सांस की बीमारी, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। और जब तुम देखोगे, जब इतनी चीज होने के बाद दिल्ली का एयर जो देखोगे, दिल्ली कंपेयर किया, राइटर लिख रहा है कि दिल्ली का एयर जो है वो मिक्स है किस चीज से, दिल्ली का लीथल जो है मिक्स ऑफ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और उसके बाद पार्टिकुलेट मैटर्स PM 2.5 और 10, इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन। ये करीब करीब डिप्राइव करता है 30 मिलियन ऑफ रेजिडेंट ऑफ ह्यूमन राइट टू ब्रीथ क्लीन एयर्स। ये इतनी चीजें, ये एयर क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि जब भी तुम इस तरीके की बातें करते हो ना, तुम तो सीधे सीधे बात कर रहे हो तो क्लाइमेट चेंज, लेकिन एक साइलेंट किलर और भी है, उसका नाम है एयर पॉल्यूशन। इसके बारे में बात हो रही है। फिर ये बोल रहे हैं कि while policy measures have lead to statistical improvement in air quality index, the health risk associated with Delhi polluted air persist। लगातार दिल्ली में तुमको लग रहा है कम हो गया, लेकिन अभी बना हुआ है। Delhi is knocked to its knees every winter facing hazardous level of air pollution। हर विंटर के समय में दिल्ली की स्थिति इसी तरीके की हो जाती है। ठंड आने दो और पॉल्यूशन का लेवल देखो, आप दिल्ली टीज हो तो आपको पता ही होगा। So the air pollution toll is troublesome especially for immunocompromised individuals। और जब जब एयर पोल्यूशन होता है तो सबसे ज्यादा जो डेंजरस है वो वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली, ये लोग ऑलरेडी जो है वो विक्टिमाइज रहते हैं अलग अलग प्रॉब्लम से। उनको, इनकी इम्यूनिटी सिस्टम उतनी ही अच्छी नहीं होती जो वुमेन है, चिल्ड्रंस है, एल्डर पीपल्स हैं, और एयर की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से ये ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होते हैं। फिर एक लैंसेट की रिपोर्ट है, क्या कहते हैं वो भी देखते हैं कि 1.67 अप्रोक्सीमेटली 16 लाख पोल्यूशन ट्रीटेड डेथ्स होते हैं। ये एयर पोल्यूशन का इंडिया में 2019 में बोला गया है, और ये 17% ऑफ टोटल डेथ ऑफ कंट्री है उस साल में। तो सोच के देखो, 17% लोग तुम्हारे पोल्यूशन से मर रहे हैं। सो काफी खतरनाक डेटा है ये। फिर बोले कि ऐसा नहीं है कि एयर पॉल्यूशन हो रहे हैं और सरकार हाथ पे हाथ धल के, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट, विच टाइप ऑफ पॉलिसी इज गवर्नमेंट कमिंग, किस टाइप की पॉलिसी तुम बना रहे हो। सो यस, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि देखो, पूसा के बारे में सुना होगा, पूसा डिकम्पोजर्स ने बनाया था, ये दिल्ली वाला पूसा की बात कर रहे हैं, इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। एक डिकम्पोजर बनाया था कि कैसे उसको पॉल्यूशन उससे कम करे, एग्रीकल्चर पॉल्यूशन को एड्रेस किया था उसने बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। फिर स्टेट लेवल पे ही तुम देखोगे तो ग्रैप जैसे प्रोग्राम है, ग्रेडेड रैपिड एक्शन फोर्स एक्शन प्लान जो है ग्रैप। फिर एयर क्वालिटी की हॉट स्पॉट को अपन, जैसे इस एरिया में एयर पोल्यूशन ज्यादा होता है तो उसको हॉट स्पॉट बना दिया जाता है और उसके ऊपर काम किया जाता है, तो हॉट स्पॉट एरिया पिक किया जाता है। फिर ग्रीन वॉर रूम बनाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं। फिर एग्रीकल्चर वेस्ट से आपको एग्रीकल्चर वेल्थ बनाया जाता है, दैट इज एग्रीकल्चर वेस्ट से वेल्थ क्रिएट करना। सो एग्रीकल्चर वेस्ट से वेल्थ, तो गवर्नमेंट तो काम कर रही है। तो ये तो पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई। फिर कुछ और वायबल सॉल्यूशन बताते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। इसको एक टाइप का केस एनालिसिस है, वो समझो। क्या है वो देखते हैं। सो वर्ल्ड के बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं, सिटीज हैं, जैसे स्लोवेनिया में, घाना में, स्पेन में, बोगोटा कोलंबिया में है, मेडलिन कोलंबिया में। इन्होंने क्या किया, पावर ऑफ प्रायोरिटाइजिंग ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, प्रायोरिटाइज किया है ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट को। कैसे, कार फ्री जोन, ग्रीन स्पेस बना दिया है, स्मार्ट अर्बन डिजाइन बना दिया है, इलेक्ट्रिफाइड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बना दिया है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस,
एंड इनोवेटिव बायोटेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब चीजें करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और ये अपने लिए एक टाइप का एग्जाम्पल सेट किया है क्या, कि आपको ये सब चीजें करनी चाहिए। व्हाट शुड बी एंड व्हाट मस्ट बी। आपने ग्रैप निकाल लिया, सही बात है। आपने पराली जलाना बंद कर दिया, अच्छी बात है। आपने डिकम्पोजिशन कुछ बना लिया इस टाइप का बायोटेक्नोलॉजी को बेस पे, अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ये सब भी करो, तुमको बहुत कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तब जाके पॉल्यूशन पे कंट्रोल होगा। नहीं तो 16 लाख लोग मरने के लिए रेडी रहो हर साल। सो इन्होंने ये बोला कि अपने ह्यूमन हेल्थ को, इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाओ। और कैसे बनाओ? एक कार फ्री जोन बनाओ, ग्रीन स्पेसेस बनाओ, अर्बन डिजाइन, स्मार्ट अर्बन डिजाइन बनाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो हो इलेक्ट्रिफाइड हो, पेट्रोल पे कम से कम चले, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन दो। तो ये सब चीजें आंसर राइटिंग में आनी चाहिए। तुम कॉपी कर लो, इसको लिख डालो। फिर एक एग्जांपल देखो कि चाइना ने भी, चाइना के ऐसा थोड़ा कि इंडिया का ही पॉल्यूशन में नाम सबसे ऊपर है। चाइना की हिस्ट्री देखो, चाइना भी इससे गुजर रहा था, बैटलिंग सीवियर पॉल्यूशन से, तो अपनी एनर्जी को उन्होंने शिफ्ट किया। फिर इंडोनेशिया का ध्यान रखो कि इंडोनेशिया ने प्रोजेक्ट एक कार्बन एफिशिएंट फार्मिंग करके, अगर तुम्हारी फार्मिंग जो है, अगर उससे पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो आप क्या करो, कार्बन एफिशिएंट फार्मिंग करो, जहां से कार्बन कम से कम निकले। फिर बायोमास को रिड्यूस करो, CO2 एमिशंस को रिड्यूस करो। फिर थाईलैंड का एक एग्जांपल दिया है कि थाईलैंड और वियतनाम ने क्या किया, ओपन स्ट्रॉ बर्निंग जो था उसको रिड्यूस किया, जो पंजाब के केस में है। सो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से आप सीखो, व्हाट शुड बी लर्न फ्रॉम अदर कंट्री एंड अप्लाई दोज मेथड इफ इट इज पॉसिबल, तो उसको इंडिया में अप्लाई करो। हमारे यहाँ की कुछ सिचुएशंस हैं ही कुछ, जिस तरीके से हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो वर्ल्ड के स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेज हैं उसको हमें समझने की जरूरत है। और यही रीजन तो है कि जब आप IAS बनते हो तो आपको फॉरेन में भेजते हैं, आपको कि वहां की चीजें समझने के लिए, और घूमने के लिए थोड़े भेजते हैं, कि वहां के बेस्ट प्रैक्टिसेस को लाओ इंडिया में, उसको अडॉप्ट करो अगर पॉसिबल है तो ये सब चीजें करने से पॉल्यूशन जो है वो रिड्यूस होगा डेफिनेटली, यूनेस्को कह रही है ऐसा। फिर नहीं, गटर साहब कह रहे हैं। फिर उसके बाद यूनेस्को क्या करे, यूनेस्को एक अपना ये दिखा रही है कि इंटरनल कार्बन टैक्स जो फ्लाइट पे लगाया है, फ्लाइट के टिकट पे। अब आपको पता ही है कि फ्लाइट, इतनी सारी लोग फ्लाइट पे ट्रेवल करेंगे तो ऑफकोर्स पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन वहां भी होगा, तो उसके ऊपर एक कार्बन टैक्स लगाया है। सो दिस, फिर UNEP का वो प्रैक्टिस बता रहा है कि डिजिटल वर्किंग, आपको आपको कितने सारे इसमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं। सो यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है वो कहता है कि आप डिजिटल वर्किंग करो ना, वर्चुअल मीटिंग करो, ट्रैवलिंग कम करोगे अगर, तो ऑफकोर्स पॉल्यूशन कम होगा। तुम ट्रैवल करो, कम करोगे तो तुम कम कार यूज करोगे, कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करोगे, कम यूज करोगे तो कम पॉल्यूशन होगा। सो डिजिटल वर्किंग जो है एक सॉल्यूशन है, तो आप इसको भी दिमाग में याद रखना जब भी पॉल्यूशन की बात करेंगे, कैसे कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल द पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, तो डिजिटल वर्किंग जो है एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करता है ये। नेक्स्ट, अदर लॉडेबल एक्टिविटीज इंक्लूड स्विचिंग। आप देखो छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो, स्विचिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आप नॉर्मल ट्रेडिशनल व्हीकल से स्विच कर जाओ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। दो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कुछ अपने चैलेंजेस हैं, चलती चलती फूक जाती हैं गाड़ियां, लेकिन फिर भी हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को, कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाओ पहले। फिर रिप्लेसिंग लाइट सिस्टम टू ग्रीनर LED, तो अब घर में आप LED लगाते ही होंगे। इंप्लीमेंटिंग सोलर पावर्ड ऑफिस, ऑफिस को जनरेटर बेस पे मत रखो, सोलर पावर पे रखो। प्रोटेक्टिंग हिस्टोरिकल साइट बाय डेवलपिंग स्ट्रेटजी टू कर्ब एयर पॉल्यूशन, हिस्टोरिकल साइट्स को बचाओ, वहां पे कम से कम माइनिंग, कम से कम वो चीजें करो, पूरा दिन कंस्ट्रक्शन ही चलता रहता है। एंड इफेक्टिव ग्रीन सॉल्यूशंस, अर्बन फॉरेस्ट, पार्क एंड ग्रीन कॉरिडोर्स, ये सब चीजें बनाओ।
फिर ये बताते हैं कि ये क्लीन एयर टू ब्रीथ जो है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में एक होना चाहिए, 17 है, उसमें से एक ये भी होना चाहिए, वो मिसिंग है। तो राइटर इसके बारे में लिखते हैं। फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 7 सितंबर को, आज ही के दिन, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर ऑफ फॉर ब्लू स्काईज उसको घोषित किया है। तो ये है। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉल्यूशन, किलर पॉल्यूशन, जिसको मतलब आप समझो ना कि एक साइलेंट है। आप बहुत सारी चीजों को आप देख रहे हो कि आपको क्लाइमेट चेंज दिख रहा है, लेकिन एक राइटर ये लिखना चाह रहे थे कि भाई, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो लिख रहे हैं कि आप लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप पॉल्यूशन के बारे में नहीं सोच रहे हो, जो एक साइलेंट किलर है, लाखों लोगों को वो जो है वो मौत की नींद सुला दे रहा है। तो हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत थी, एयर पॉल्यूशन। सो डीप में मैंने समझा दिया। और फिर ये, अब जो ऑनलाइन न्यूज कौन देखता है, तो उसके ऊपर है, तो वो बता देता हूं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। सो ये कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल न्यूज जो हुआ करता था, याद है तुम लोगों को कि मतलब आप पहले हिंदी में पेपर आता था घर पे, तो न्यूज पेपर पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि उस समय सोशल मीडिया इतनी होती नहीं थी। मान लो वेबसाइट है भी, बहुत सारे वेबसाइट होते होंगे ऑनलाइन, लेकिन तुम्हारे पास डेटा नहीं होता था। डेटा होता था तो कॉस्टली होता था। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, जिसकी वजह से ऑनलाइन न्यूज जो था वो कम पढ़ते थे लोग। लेकिन अब चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। 2023 में डिजिटल न्यूज रिपोर्ट्स कहता है, रॉयटर्स के द्वारा एक इंस्टीट्यूट है वो पब्लिश किया है, वो कहता है कि इंडियंस हु एंगेज विद न्यूज ऑनलाइन द मेजॉरिटी फेवर वॉचिंग और लिसनिंग ओवर रीडिंग द न्यूज। न्यूज पढ़ने से ज्यादा न्यूज देखने और सुनने में मजा आता है। न्यूज की बात हो रही है। सो ऑनलाइन न्यूज जो है, अब हम रीड करने से अच्छा, कि बोलते कौन इतना पढ़े, इससे अच्छा हम कुछ देख लेते हैं या कुछ सुन लेते हैं। तो उसको लेके है। अभी भी ये कह रहे हैं कि यूके वूके साइड में जो है वो मोस्टली जो लोग हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ना बिलीव करते हैं, कि न्यूज़पेपर पढ़ूं, ऑनलाइन ही पढ़ूं लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ूं। लेकिन ये लैटिन अमेरिका, अफ्रीकन कंट्री और एशियन कंट्री में थोड़ा सा जो प्रचलन है थोड़ा डिफरेंट है। आप न्यूज के जो पोर्टल्स होते हैं, उसके एग्रीगेटर, मोबाइल एग्रीगेटर जो होते हैं, उस पर ऊपर डिपेंड होते हैं कि आप चलो तुम ही बता दो, फटाक से न्यूज में सर्च मार लिए, दिख गया। फिर सिमिलरली ये कह रहे हैं कि टेलीविजन विच कमांड्स ए वाइड ऑडियंस हैज नॉट बीन इम्यून। अब ऐसा नहीं है कि केवल इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जो है वो डाउन हुए हैं, क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया पे सब कुछ देख लोगे, सब कुछ समझ लोगे, तो आपको जो ट्रेडिशनल जो टेलीविजन है या फिर जो जो चीजें हैं उसमें डिप तो दिखेगी आपको। तो टेलीविजन भी डिप हुआ है 10 पॉइंट से व्यूअरशिप में, क्योंकि न्यूज जो है वो हर जगह अवेलेबल है। तो इसकी वजह से इसका इंपैक्ट देखने को मिला है। तो ट्रेडिशनल वर्सेस एक ऑनलाइन का ये हो गया। फिर कन्वर्सली फिर ये बोलते हैं, एक आंकड़ा देके बताते हैं कि कैसे इंडिया और थाईलैंड जो है वो 40% ऑफ पीपल से दैट दे प्रेफर वॉच न्यूज ऑनलाइन। 40% लोग कह रहे हैं। वहीं पे ये बोल रहे हैं कि कंट्री जैसे फिनलैंड है, पुर्तगीज है, दे आर हाइयर ट्रस्ट लेवल विथ लोअर ट्रस्ट लेवल इन कंट्री विथ हाई डिग्री ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन सच एज यूनाइटेड स्टेट, अर्जेंटीना, हंगरी। फिर न्यूज से पोलराइजेशन कैसे होता है वो मैं कभी और अच्छे डिटेल में समझाऊंगा, कैसे न्यूज जो है, न्यूज से फेक न्यूज बन जाता है, और इस फेक न्यूज से कैसे आप पोलराइजेशन कर सकते हैं इलेक्शंस का। इसके ऊपर पूरा पूरा आप इलेक्शन लॉ पढ़ोगे तो आपको पूरा उसमें दिया रहेगा कि कैसे इलेक्शन को पोलराइज कर देते हैं लोग न्यूज के बेस पे। तो सोशल मीडिया जो है वो बहुत बड़ा टूल्स है अच्छे डायरेक्शन में, तो बहुत बड़ा एक टाइप का सिन भी है हमारे लिए, कि हम उसको समझें कि सोशल मीडिया का सही यूज ही करना हमें आना चाहिए। तो वो तो वही हो गया कि तुमने एक ऐसे इंसान को बंदूक रखने के लिए दे दिया है जिसको बंदूक चलाने में दिन भर मजा आता है।
उसको लोगों की ह्यूमैनिटी में बिलीव नहीं है, आप उसके हाथ में बंदूक थमा दियो। बंदूक दो लोगों के पास होता है, सपोज करो एक आर्मी के पास और एक टेररिस्ट के पास। आर्मी ह्यूमैनिटी को देखता है और इसको कोई ह्यूमैनिटी से मतलब नहीं है, खत्म करना है ह्यूमैनिटी को। सो सेम चीजें हुआ कि आप अगर इतने सारे सोशल मीडिया है और आपको सबके पास न्यूज है, तो कौन से न्यूज की रिलेवेंसी कितनी है और कौन सी न्यूज कौन उसका इंटरप्रिटेशन किस वे में किया। जैसे आप तुम सबको पता है कि सनातन धर्म न्यूज में है। अब किसी बंदे ने सनातन धर्म के बारे में कुछ बोल दिया कि सनातन धर्म में जो इविल है वो खत्म करना चाहिए, चलो या सनातन धर्म को खत्म कर दो। तो दूसरे बंदे ने बोल दिया कि चलो उसका सर काट के लाओ, बी हेडिंग देयर हेड्स, है ना, बोला ना, सर काट के लाओ 10 करोड़ दूंगा। सोशल मीडिया है, कोई दूसरा बंदा और कुछ लिख देगा, उसकी फैमिली को मार के लाओ, कुछ भी कर दो। तो सोशल मीडिया से न्यूज बहुत जल्दी स्प्रेड भी हो रहे हैं। इस बंदे का इंटरप्रिटेशन क्या था, वो क्यों कहना चाह रहा था, किस कंटेक्स्ट में कहना चाह रहा था, वो समझते समझते देर हो जाएगी तो एक्ट पहले हो जाता है। तो इसके बहुत सारे डिटेल में समझाने का भी टाइम नहीं है, लेकिन मैं समझाता। लेकिन ये एक करेंट एग्जांपल है सनातन धर्म के बारे में। कोई साउथ के डीएमके के कोई पार्टी के मेंबर्स ने कुछ कह दिया, तो उसके ऊपर अब बवाल मचा हुआ है। और ये धर्म जो है वो रिलीजन जो है वो इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस हैं। आपको उतनी ही बोलो जितने में सामने वाले का नुकसान ना हो, लेकिन सामने वाला भी ये समझे ना। इतनी साक्षरता, इतनी लिटरेसी तो इंडिया में है नहीं ना कि आपकी बातें इंटरप्रेट कर पाए सब। आप कहना चाह रहे हो अच्छी चीजें, लेकिन आप अलग वे में कह दिए। तो इस पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट कमेंट्स आ रहे हैं। तो इसको एक दिन मैंने कवर किया, लेकिन देखते हैं इस पे क्या है। अलग अलग पार्टी जिसको पोलिटिसाइज कर रही है उसको, तो देखेंगे कि क्या है। अगर कुछ इस टाइप का होगा तो फिर सनातन धर्म के ऊपर में देखा पढ़ा जाएगा। हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का ये बोल रहे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पे तो रेगुलर जॉब मिलता है, तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो फाइंड करना आसान है कि एक बंदा एक साल तक काम मिलता है, एक ईयर में उस 365 डेज में उसको मान लो 200 दिन काम मिल रहा है। तो उसको पता है, क्यों? क्योंकि वो रेगुलर जॉब है, फॉर्मल जॉब है। इनफॉर्मल जॉब तो है नहीं कि आज जॉब है कल नहीं है। तो डेवलप्ड कंट्री में मेथड ऑफ फाइंडिंग द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज वेरी इजी। इफ नॉट इजी तो एटलीस्ट कि डुएबल है, अंडरस्टैंड किया जा सकता है, मेथोडोलॉजी उसकी फाइंड आउट किया जा सकता है। पर जब ये बात डेवलपिंग कंट्री में आती है तो यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट फाइंड करना, अनएम्प्लॉयमेंट का कि किस रेट से अनएम्प्लॉयमेंट है पर्टिकुलर ईयर में, वो थोड़ा टफ काम है। सो इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है, हम डेवलपिंग कंट्री का पार्ट है। तो हम अपना अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे फाइंड करें? अब तुम देखो, दो मेथड है, यूपीएसएस एंड सीडब्ल्यूएस। सो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन एम्प्लॉयमेंट में देखोगे 2021-22 का आंकड़ा दिखा रहा है कि 3.3% है। अर्बन में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। एग्रीगेट मिला के दोनों 4.1% है इस साल, 21-22 की बात कर रहा है डेटा। सीडब्ल्यूएस मेथड से, ये मैं बताता हूं सीडब्ल्यूएस और यूपीएसएस मेथड क्या है, लेकिन इस मेथड से देखोगे तो 6% है और एग्रीगेट देखोगे तो 6.6% है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दो मेथड से, यूपीएसएस एंड सीडब्ल्यूएस से राइटर ने लिखने की कोशिश किया। एक से एग्रीगेट 4.1% है और एक से 6.6% है। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है किसी भी सरकार के लिए एक टाइप का बहुत बड़ा खेल है। तुम समझो उसको, इट इज जस्ट लाइक ए गेम कि अगर उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10%, 8%, 9% दिखेगा तो अपोजिशन टूट पड़ेगी उसके ऊपर।
लेकिन वही चीज अगर वो 4% 3% पे मेंटेन कर लिया तो बताए कि देखो हमने इतने लोगों को जॉब दिया। सो क्या समझे इससे? सो अनएम्प्लॉयमेंट एक टाइप का पॉलिसी मैटर हो गया गवर्नमेंट के लिए। इस पे कंट्रोल नहीं किए तो दिक्कत हो जाएगी भाई। और इसके लिए तुम्हें चाहिए डेटा, आंकड़ा कहां से लाओगे? और डेटा तो अनएम्प्लॉयमेंट में तो फॉर्मल इकोनॉमी तो है नहीं, अपन इनफॉर्मल इकोनॉमी है। आज किसी के पास काम है, कल किसी के पास नहीं है, तो फिर दिक्कत है। फिर तो कहीं ना तुमको किसी न किसी की रिपोर्ट पे, किसी न किसी के मेथोडोलॉजी पे तुमको डिपेंड होना पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना है इंडिया का। तो वही चीज है पीएलएफएस, पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे, और दूसरा है सीएमआईई। तो हम अब स्टार्ट करते हैं कि वो क्या है। तो तुमने ये समझ गया कि डेवलप कंट्री में रेगुलर जॉब मिलता है। आप यूएसए चले जाओ, कहीं और चले जाओ, वहां भी अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां भी मैं बताऊंगा कैसे है, डिफरेंट टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन उनके पास ये है कि ऐसा नहीं है कि तुमको 3 दिन काम मिलेगा और 15 दिन काम नहीं मिलेगा, वहां पे 1 साल तक तुमको काम मिलता है। तो तुम 1 साल का आंकड़ा तुम इकट्ठा कर सकते हो, पूछ सकते हो कि भाई कितने लोगों में, टोटल पॉपुलेशन जितना भी होगा और जितनी वर्किंग फोर्स है डिवाइड बाय पॉपुलेशन करोगे तो तुमको रेट निकल जाता है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। तो उसको देखते हैं। सो राइटर क्या कहते हैं उसको देखो। सो आईएलओ ने कुछ डिफाइन कर रखा है। सो ये कह रहे हैं कि व्हेन द पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे पीएलएफएस 2017 में रिलीज हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% था, हाईएस्ट था। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का रिपोर्ट है पीएलएफएस, अभी समझाया हूं मैंने। तो 2017 में 6.1% था, लेकिन पीएलएफएस का रिपोर्ट 2021-22 में 4.1% बता रहा है। अच्छी बात है। सो ये तो कम हो गया, तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ, इसका मतलब तुमने जॉब दिया। मच लोअर देन बिफोर बट हायर देन सम डेवलप कंट्री, बट कुछ डेवलप कंट्री से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। तो यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट फ्लक्चुएट बिटवीन, अब यूएस का बता रहा है कि 3.5% था 2022 में और 3.7 है 2000, तो थोड़ा सा वहां पे अभी जो है वो जॉब कम है इसके हिसाब से, डेटा के हिसाब से, 2023 के डेटा के हिसाब से। हाउएवर द इकोनॉमी ऑफ यूएस एंड इंडिया आर डिफरेंट, यही तो चीज बताया हूं कि वो तो डेवलप कंट्री है, इंडस्ट्रियलाइज्ड है ऑलरेडी, बट लेटर जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर है, हम तो इनफॉर्मल सेक्टर है, हम तो एमएसएमई एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। इसीलिए मेथोडोलॉजी जो है अनएम्प्लॉयमेंट का हमारे लिए टफ है, राइटर यही लिखना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि डिस्क गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वो इकोनॉमी वाले तुमको क्लास में जो मिल जाएंगे। मैं ये बता रहा हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट की मेथोडोलॉजी क्या होती है। सो आप उसको देखो। सो डिफाइनिंग अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन कैसे करोगे? तो आईएलओ डिफाइन करता है उसको, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करता है। अनएम्प्लॉयमेंट एज ए बीइंग आउट ऑफ जॉब, जब तुमको जॉब से निकाल दिया गया और निकल गए हो, या बीइंग एबल टू टेक ए जॉब, या तुम जॉब लेने में इच्छुक हो लेकिन तुम्हें जॉब नहीं मिल रहा है, और एक्टिवली इंगेज इन सर्चिंग फॉर वर्क, और ऐसा वर्ड यूज है कि एक्टिवली, ऐसा नहीं कि घर में सोए हुए हमको जॉब चाहिए कोई तुमको दे नहीं रहा है तो तुम बोलोगे मैं अनएम्प्लॉयड है। तुम्हारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एक्टिवली इंगेज होना चाहिए सर्चिंग फॉर वर्क। देयरफॉर एन इंडिविजुअल्स हु हैज लॉस्ट वर्क, तो वही बता रहे हैं कि अगर तुम्हारा जॉब छूट गया हो और तुम अनदर जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते हो तो तुम ये नहीं कहोगे कि मैं अनएम्प्लॉयड हूं, बिकॉज यू आर नॉट विलिंग टू डू जॉब, इट डजंट मीन दैट यू आर अनएम्प्लॉयड। तो ये आईएलओ का डेफिनेशन है। आईएलओ समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा इंटेंशन होना चाहिए कि मैं जॉब करूं, और तब नहीं मिले तब अनएम्प्लॉयड कहलाता है। फिर लेबर फोर्स इज डिफाइंड, फिर लेबर फोर्स क्या डिफाइन, जो फोर्स है वो कैसे डिफाइन करता है कि लेबर फोर्स को डिफाइन ऐसे करता है कि सम ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड, तो तुमको अनएम्प्लॉयड पर्सन और एम्प्लॉयड पर्सन को जोड़ दो,
इन दोनों को जोड़ोगे वो लेबर फोर्स बनता है। दोज नीदर एम्प्लॉयड नॉर एम्प्लॉयड, सो दोज नीदर एम्प्लॉयड, जिनके पास एम्प्लॉयड नहीं है, नॉर अनएम्प्लॉयड है, या फिर वो नहीं तो अनएम्प्लॉयड है। जैसे हम लोग स्टूडेंट, ना तो हमारे पास जॉब है और ना ही हम अनएम्प्लॉयड हैं। या डोमेस्टिक वर्क, जो अनपेड डोमेस्टिक वर्क करती हैं, वो लेबर फोर्स के बाहर होती है। तो ये चीजें समझ में आ रही है लेबर फोर्स क्या होता है? देखो, नहीं आ रही तो समझो, कोई बड़ी चीज थोड़े है। लेबर फोर्स, अब ये पूछ रहा है कि स्टूडेंट, अनपेड डोमेस्टिक वर्क, पीटी में क्वेश्चन बन जाएगा और लोग देखते रह जाएंगे ये क्या पूछ दिया। स्टूडेंट नाइदर कम, उसमें कम मत, ना तो ये एम्प्लॉयड है और ना ही अनएम्प्लॉयड है। अनपेड वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, ये भी लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है। तो ये दोनों लेबर फोर्स के पार्ट नहीं है। तो इसको लेबर फोर्स मतलब क्या होता है? जो 15 साल से ऊपर हो, जो काम करने के लिए सक्षम हो, या फिर अलग गाइडलाइंस में 18 जगह पे 18 जगह 18 ईयर्स। अगर मान लो 1000 ईयर्स जगह है तो वहां पे पर्टिकुलर एज अलग चेंज हो जाता है। सो इतने, मान लो 15 साल से लेकर 64 साल तक कोई इंसान है, वो जॉब करना चाहता है, तो वो लेबर फोर्स के पार्ट हुआ। तो जितने लेबर फोर्स होंगे डिवाइड बाय पॉपुलेशन होगा, वो तुम्हारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालेगा। सो ये राइटर इसके बारे में लिखना चाह रहे। सो यही बता रहे कि डेवलपिंग कंट्री में तो तुमको अनएम्प्लॉयमेंट का रेट फाइंड करना बहुत टफ काम है, क्योंकि कुछ लोग फॉर्मल है, कुछ लोग इनफॉर्मल है, कुछ लोग को पर्टिकुलर दिन में काम मिलता है, कुछ लोग को साल में 20 दिन काम मिलता है, किसी को 200 दिन काम मिलता है। तो कैलकुलेशन के ऊपर है। सो एनएसएसओ दो मेजर टेक्निक्स अप्लाई किया है क्लासिफिकेशन इंडिविजुअल्स को। यूजुअल प्रिंसिपल सब्सिडी स्टेटस एंड दूसरा करंट वीकली स्टेटस। 7 दिन में कितने दिन काम किया, कितने घंटे काम किया उसके बेस पे, और साल में कितना काम किया उसके बेस पे। उसके बेस पे कैलकुलेशन होता है कि प्रीवियस ईयर में तुमने कितने दिन काम किए, वेदर एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड और आउट ऑफ लेबर फोर्स, इज बेस्ड ऑन द एक्टिविटी ऑफ विच दे स्पेंट रिलेटिवली लॉन्ग टाइम। सो इंडिविजुअल प्रिंसिपल स्टेटस वो कहलाता है कि प्रीवियस ईयर में तुमने कितने एम्प्लॉयड रहे या अनएम्प्लॉयड रहे या आउट ऑफ लेबर फोर्स रहे। इसको डिपेंड करता है इस पे। फिर इसके बाद सीडब्ल्यू, उसको देखो, सीडब्ल्यूएस ने जो है अडॉप्ट किया है कि अगर मान लो कि 7 दिन के अंदर में, सीडब्ल्यूएस का मतलब है वीकली, तो 7 दिन के अंदर में वो पीरियड ऑफ वीक में कितने घंटे काम किया, एटलीस्ट 1 आवर्स, एटलीस्ट 1 डे, एक दिन में एटलीस्ट 1 घंटा। और जिस दिन आप उसका इंटरव्यू ले रहे हो, उससे पूछ रहे हो, उससे 7 डेज प्रीसीडिंग लेना है आपको। 7 दिन पहले का देखो कि उस 7 दिन पहले, एक वीक से पहले, पिछले वीक में उसने एक दिन में 1 घंटा काम किया क्या। अगर ऐसा भी किया तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। तो डेफिनेटली अगर तुम इसका रेट देखोगे तो ज्यादा होगा, क्योंकि तुम 7 दिन पे चेक कर रहे हो। और तुम अगर यूपीएसएस का चेक करोगे, क्योंकि ये 1 साल में डेटा देता है, तो इसका रेट कम होगा। 1 साल में तो कम से कम 2-3 महीने तुम्हें काम तो मिल ही जाएगा। एग्रीकल्चर जगह में मिल जाएगा, या फिर कहीं काम मिल जाएगा, या फिर लेबर में मिल जाएगा। तो यूपीएसएस से तुम देखोगे, ये कि डेटा देखो, यूपीएसएस से देखोगे तो तुमको जो 2021-22 का तुमको ये दिखेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम दिखेगा। लेकिन वही सीडब्ल्यूएस से चेक करोगे, वीकली चेक करोगे, तो तुमको अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा मिलेगा। इसमें राइटर यही अनएम्प्लॉयमेंट समझाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत डीप में मैंने समझाने की कोशिश किया है कि मेथड तो ऐसा नहीं है कुछ, लेकिन आप फिर कुछ एक चीज भी और भी है, ये भी बता देता हूं। The Center for Monitoring Indian Economy classified individual based on their activity in the day preceding of the interview. They their
फोर्स एस्टिमेट ए हायर एम्प्लॉयमेंट रेट। वही मैं बता रहा था कि यहाँ पे सीएमआई जो है वो डेली बेस पे चेक करता है या फिर एक दिन पीछे का चेक करता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली तुम्हारा जो बंदा कल एम्प्लॉयड रहेगा वो हो सकता है कि परसों जो है वो अनएम्प्लॉयड हो, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा दिखता है, तो उसको लेके है। और फिर यही है कि डेवलपमेंट जो डेवलप कंट्री है उसमें तो रेगुलर वर्क पे काम मिलता है, तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट फाइंड करना आसान है। सो राहुल मेनन साहब ने लिखे थे, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिंदल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक, उसमें ओपी जिंदल में। अच्छा था पॉइंट इनका। सो ये है। नेक्स्ट, ये कुछ रेलिवेंट नहीं लगा मुझे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ एब्यूज एनी रिलीजन, वही सनातन धर्म को लेके है, तो नॉट इंपॉर्टेंट फॉर। स्पेशल सेशन बुलाओ, और स्पेशल सेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है आप बुलाने का पार्लियामेंट के पास, तो ऑपोजिशन उसके ऊपर क्यों नहीं आ रही है या फिर क्यों बुलाए हो, तो ये थोड़ा सा देखते हैं स्पेशल सेशन के बारे में। अगर कुछ इस टाइप का रहेगा तो पढ़ लेंगे, लेकिन पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्पेशल सेशन बुला सकता है। इवन जब आप स्टेट लेजिस्लेटिव के बारे में भी देखेंगे तो अगर कुछ दिन अगर ऐसा सरकमस्टेंसेज होता है तो वो 1-2 दिन के लिए मीटिंग बुला लेते हैं। G20 के बारे में इन्होंने लिखा है कि हम G20 के बारे में कि हमारा जो थीम है G20 का वो सबको क्लाइमेट चेंज को लेके है, और उसके बाद जो है हम वासुदेव कुटुंबकम की दी वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरे वर्ल्ड जो है एक फैमिली है, उसको लेके है। फिर इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सीडेंट जो है, वो है इकोनॉमी है, वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, इंडिया सच में तरक्की कर रही है। तो राइटर मतलब नरेंद्र मोदी साहब ये लिखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सोलर अलायंस के बारे में बताते हैं कि हमने क्या अचीव किया है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इन्होंने 1-2 पॉइंट मुझे इनका सही लगा कि क्या है कि जीडीपी सेंट्रिक से ज्यादा ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट कि सप्लाई चेन जो कोविड में खराब हुआ था उसको ऊपर आपको सोचने का समय है कि आप सोचें। और तीसरा कि मल्टीलेटरलिज्म जो है ऑर्गेनाइजेशंस को लेके, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को लेके, उसमें बूस्टिंग, उसमें सुधार की जरूरत है। आप देखो ना, यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कब से परमानेंट मेंबर के लिए हम डिमांड कर रहे हैं, आप उसको चेंज करने के लिए इच्छुक ही नहीं है। आईएमएफ को लेकर देखो, डब्ल्यूटीओ को लेकर देखो, वहां पे ग्लोबल साउथ के कुछ सुना ही नहीं जाता है। तो उसको रिलेटेड भी आपको सुधार करने की जरूरत है, और ये राइटर नरेंद्र मोदी साहब लिखते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और हम होस्ट कर रहे हैं G20 के बारे में, तो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्लोबल साउथ कितना इंपॉर्टेंट है। और ग्लोबल साउथ का पूरा न्यूज में आपको मैंने पढ़ के बता दिया है। सो नेक्स्ट, अब ये मैंने आपको न्यूज बता दिया कि यूक्रेन जो है वो टॉप प्रायोरिटी है यूरोपियन यूनियन का, G20 में आएंगे। और G20 में एक मेंबर यूरोपियन यूनियन है और 19 अदर्स कंट्री है। तो ईयू बोल रहा है कि मैं आऊंगा तो यूक्रेन की बात करूंगा। तो आ जाने दो, बात हो जाने दो, फिर देखते हैं। यस, अब ये हसीना का जो डॉटर है, बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी बेटी है, और नेपाल का एक कोई वेटरन, कोई पर्सन है, डब्ल्यूएचओ में काम करते हैं। वो जो डब्ल्यूएचओ होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक डायरेक्टर का, रीजनल डायरेक्टर का पोस्ट खाली हुआ है। इंडिया जो है 2014 से, इंडिया में पूनम खेतपाल जो है वो लगातार 2014 से उसके मेंबर हैं, डायरेक्टर हैं, रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं। तो उनका इलेक्शन होने वाला है। रीजनल डायरेक्शन, रीजनल रीजनल डायरेक्टर ऑफ डब्ल्यूएचओ। तो 2014 से इंडिया है इसका डायरेक्टर है, कि इस रीजन के जो डायरेक्टर होगा वो इंडिया के पास था, ये चेयर थे। लेकिन अब जो है वो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी बेटी साइमा वाजेद और शंभू प्रसाद आचार्य के बीच में, नेपाल के हैं वो, इन दोनों में इलेक्शन होने वाला है। तो यहां पे डिप्लोमेसी का गेम है कि कौन किसको वोट करेगा। जैसे बांग्लादेश, भूटान, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड एंड कुल मिला के 11 कंट्री हैं जिनको वोट करना है इन दो में से एक। तो इंडिया के लिए बांग्लादेश भी वैसे है और नेपाल भी हमारा नेबर है। तो हमारे लिए यह है कि हमें देखना है कि हम किस तरीके के लोगों को वहां पे भेजते हैं डब्ल्यूएचओ में।
तो उसको लेके है। और फिर इंडिया का भी स्टेक आया भी नहीं है कि इंडिया के जो करंट मेंबर्स हैं, जो पूनम जी हैं, वो क्या वो फाइट करेंगे कि नहीं करेंगे उस इलेक्शंस में। तो अगर ऐसा होता है तो फिर त्रिकोणीय होगा कि 3 लोग होंगे। तो इसको देखेंगे कि ये इसमें इलेक्शंस कैसे होते हैं डब्ल्यूएचओ का रीजनल डायरेक्टर्स को लेकर। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ था, तो आपको बताया मैं कि हमें एक ही समय पे 2 लोगों को मेंटेन करके रखना है, तो कैसे होगा। फिर इंडिया ने जो है, जो लेंटिल्स और एलमोंड्स पे जो भी अ, उसके ऊपर जो कस्टम टैरिफ लगाया था, तो उसको कम कर दिया है। अब पता ही है, अब बिडेन साहब आ रहे हैं तो कुछ तो करेंगे। तो ये इधर का ये हल्का सा कम हुआ है वो। और ये था क्या, रिटेलिटरी था ये। आप इकोनॉमी पढ़ोगे अच्छे से, तो अगर कोई कंट्री से हम कुछ खरीदते हैं और वो उस पर ड्यूटी लगा दे, कस्टम ड्यूटी लगा दे कि ज्यादा कर दे, तो हम उससे ना खरीदें। जैसे सपोज करो कि कहीं से स्टील आ रहा है और वो चाह रहा है कि हम उससे स्टील ना खरीदें, तो वो महंगा कर दे अपने अपने यहाँ का स्टील, तो हमें महंगा पड़ेगा। समझ रहे हो, तो वो सेम चीजें हैं। तो अमेरिका ने ऐसा कुछ किया था 2019 में, तो इंडिया ने भी उनके 28 प्रोडक्ट पे रिटेलिटरी कस्टम टैरिफ लगा दिया था। तो अब इंडिया ने हटा लिया है, तो वहां के जो लोग हैं, वी आर हैप्पी टू सी द रिटेलिटरी टैरिफ रिमूव्ड विच विल बोथ हेल्प इंक्रीज डिमांड इन इंडिया एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। तो उस पर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि बायलेटरल ट्रेड बढ़ जाएगा। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि 6 बायलेटरल ट्रेड डिस्प्यूट जो था, जो डब्ल्यूटीओ में इंडिया और यूएसए के बीच में चल रहा था, तो उसको रिजॉल्व कर लिया। नरेंद्र मोदी जी अभी गए थे यूएसए, तो उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। तो ये है। तो रिटेलिटरी कस्टम टैरिफ तो लगता ही है, एक कंट्री दूसरे के खिलाफ लगाती रहती है। अगर आप लगाओगे तो आपके खिलाफ लगेगा। फिर एक डाइजिन जेल था, तो वो थोड़ा सा उसको लेके थोड़ा सा खतरे में है कि डाइजिन जेल जो है उसको सिडको ने बोला है, सिडेस्को ने बोला है कि उसको सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, उन्होंने बोला है कि इसको यूज मत करो, इसमें कुछ फॉल्ट्स हैं, तो उसके लिए अभी यूज नहीं करने के लिए मना किया। तो आप देखें, ध्यान रखें कि आपको डाइजिन जेल यूज नहीं करना है। इंडिया एंड भारत रिटेन द अलायंस। अब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ऊपर डिबेट था। तो भीमराव अंबेडकर साहब ने बोला था कि इंडिया हैज बीन नोन एज इंडिया थ्रू आउट द हिस्ट्री एंड थ्रू आउट ऑल दीज पास्ट ईयर्स। द नेम ऑफ कंट्री इज इंडिया, इज मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन में हमारा नाम इंडिया है। एंड जितने भी एग्रीमेंट हमने साइन किए उसमें जो है वो इंडिया है, इसीलिए इंडिया को लेकर चलते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट आएंगे अभी, दोनों साइड से बताया जाएगा कि यहाँ पे ये बोला गया था, ये मेंबर ने ये बोला, जिसको जो सही लगेगा वो पॉइंट उठाएगा। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, और उसके बाद में एक अगर ऐसा रहा तो मैं इंडिया और भारत के ऊपर एक बना दूंगा कि रेलिवेंसी क्या है इसका। सो कोल्ड वॉर, चाइना कहता है कि एशियान जो मीट हुई है अभी इंडोनेशिया में, उसको कोल्ड वॉर की तरह मत यूज करो, नाटो जैसा एक स्थिति पैदा मत करो, उसको एक टाइप का रीजनल वो रखो। और एक कुल मिला के इनडायरेक्ट चेतावनी जो था वो यूएस को था कि यूएस जो है उसको पॉलिटिसाइज कर रहा है, तो उसको लेके चाइना ने इस टाइप का स्टेटमेंट दिया है एशियान को लेके। फिर नेक्स्ट है कि ईयू डिजिटल मार्केट जो है, वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उसको फेसबुक, तो उसको एक उसके लिए एक गाइडलाइन सेट किया है। अब देखेंगे कि वो कैसे फॉलो करता है। ईयू जो है 27 कंट्रीज जो है उसमें है, तो आप उसको ध्यान देंगे। तो ईयू डिजिटल मार्केट एक्ट भी आया था, आपको ईयू ने डिजिटल प्रोटेक्शन को भी लेके एक बिल पास किया था, अगर आपको याद हो तो। तो ये सब सारी कंपनियां जो है बड़े, जिसको बिग जाइंट बोलते हैं, तो उसके ऊपर कुछ लगाम होगा, कुछ उसके डिजिटल मार्केट स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे। तो ईयू उसमें से एक ऐसा है संस्था जो इसके ऊपर कदम उठाने जा रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे पेपर्स। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। आप कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।